रहा है ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। आपके सवाल पूछने का तरीका थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। और इस वक्त निफ्टी अपने बार बार रिकॉर्ड लेवल को टेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं 18,886 तक के लेवल्स छुआ, इसका हाई बनाया मार्केट ने और उसके बाद फिर से ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आ चुका है। तो अब करीब 18 अंक दूर है निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पर। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे उसके करीब पहुंचने की कोशिश करा था, लेकिन वो लेवल यहाँ पर टच नहीं हो पा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो करीब 66 अंकों की तेजी वहां है। आज IT से और सरकारी बैंकों से कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और इसके अलावा PSU बैंक और FMCG स्टॉक्स भी नहीं चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेटल और ऑटो शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें तो आज टॉप पर है आयशर मोटर्स, करीब 1.25% की मजबूती। HDFC लाइफ, M&M डिवीज लैब और HDFC ये हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं टाटा स्टील, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, HCL टेक और पावर ग्रिड यहाँ पर भी यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो मार्केट ब्रेड्थ लगभग बराबरी का ही मामला है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और अब देखिए 19 अंकों का डिफरेंस आ चुका है निफ्टी में। अब यहाँ पर जो बैंक्स है, निजी बैंक जो बड़े दिग्गज पॉकेट्स है जिसका कि वेट किया जा रहा है चलने का, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, SBI, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, ये यहाँ पर नहीं कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी को ऊपरी स्तर लाने में थोड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए इस वक्त। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर और एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले आपसे बाजार पर राय लेना चाहेंगे। ये बार बार निफ्टी हाईस को टेस्ट करके फिर वापस नीचे आ जा रहा है, 88 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्या वजह लग रही है आपको? इसको क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है? और अगर मान लीजिए टच कर भी गया तो क्या उसके बाद कोई डिसाइसिव मूव आप देख रही हैं निफ्टी में, या फिर ऐसे ही रेंज में कुछ समय निफ्टी अटका रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो मार्केट में ओवरऑल फिर भी अगर आप देखें, ऑल्दो हम हायर से लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है करके कि हर डिप्स पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हम ऑल टाइम हाई से हार्डली कुछ दूर हैं, बट इसमें सबसे प्रॉब्लम जो है अभी रिसेंटली, दैट इज बैंकिंग इंडेक्स। अगर बैंकिंग इंडेक्स आप देखें तो परफॉर्मेंस वहां से थोड़ा सा नहीं है, वहां से पार्टिसिपेशन जब भी आएगा तब एक अच्छी मोमेंटम आने को आप देखेंगे कि मार्केट में अच्छी मोमेंटम दिखेगा और 19,000 के ऊपर हम इजीली ऊपर चले जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे बैंकिंग इंडेक्स पे फोकस करें। निफ्टी ऑल्दो इट इज हैविंग अ डिसेंट स्ट्रेंथ, डिस्पाइट बैंकिंग इंडेक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर भी हम ऑल टाइम हाई के पास है। बट अगर यहाँ से बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा तो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है, बाजार पर स्नेहा का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अब दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगी। मध्य प्रदेश से शिव कुमार सोनी हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? शिव कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ शायद तकनीकी खामी है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास जरूर है। और शिव कुमार के पास है ब्राइटकॉम के शेयर, 1000 की संख्या में 15 रुपए 15 पैसे का भाव है। और हालांकि हम ये जानना चाहेंगे कि बात हो पाती तो बेहतर होता कि ये नीचे गिरने के बाद लिए या फिर चढ़ने से पहले के लिए है इन्होंने, लेकिन ब्राइटकॉम 100 रुपए के आसपास ये शेयर गया था और हमने देखा था कि एक बहुत तूफानी रफ्तार थी और फिर उसी स्पीड में गिरा, 10 रुपए के आसपास तक आया और वहां से लगातार फिर से ये शेयर चल रहा है और अब 33 रुपए के आसपास के भाव दिख रहे हैं। अगर आप बीच में मिस कर देंगे, शायद आश्चर्य होगा आपको इसकी रफ्तार देखकर। अविनाश जी नमस्कार, आपसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की और ब्राइटकॉम पर व्यू लेंगे। क्या ब्राइटकॉम का फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है? 15 रुपए का इन्होंने शेयर लिया है, 33 रुपए का ये ऑलरेडी इस वक्त है, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर समय दें इसको? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो हमने इस चैनल पे आपको पहले भी कहा है कि ऐसे शेयर से निवेशकों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बेसिकली बहुत वोलेटाइल काउंटर है और एक बात बता दूं, इन्होंने कम से कम 4 साल में 3 बार इस कंपनी का नाम बदला है। तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा क्यूरियस केस लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो अच्छी कंपनियां होती है वो नाम बदलती नहीं है,
दूसरी बात इनका बिज़नेस मॉडल अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख़्याल से जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमको देखने को मिली थी मेरे ख़्याल से देखिए ये शेयर ऊपर भी जाता है, तो मेरे ख़्याल से कोई गारंटी नहीं है कि कितना सस्टेन हो। बीच में ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे कि रेगुलेटर ने इनको फोरेंसिक ऑडिट करने को कहा था। हमको अभी भी पता नहीं है कि एक्चुअली क्या स्टेटस उस रिपोर्ट पे है। तो मेरे ख़्याल से देखिए इन्होंने अच्छा पैसा बनाया, तो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं पैसा ऑफ द टेबल बनाना चाहिए। मेरे ख़्याल से यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कष्ट ना करें और जो पैसा बन रहा है उसको बुक करके कोई दूसरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिज़नेस क्वालिटी सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं। ब्राइटकॉम में मुझे लग रहा है कि इनका नसीब अच्छा है कि इन्होंने ऐसे शेयर में अच्छा मुनाफ़ा कमाया। ठीक है, तो ये है व्यू स्टॉक पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे पास फेसबुक के जरिए सवाल आया है पश्चिम बंगाल से तन्मय जी का। इनके पास इन्फोसिस है 15 शेयर्स 1406 के भाव पर इन्होंने इन्फोसिस के स्टॉक्स लिए हुए हैं और आज हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में हल्का दबाव भी देखने को मिल रहा है और इन्फोसिस तो इनकी खरीदारी के लेवल से नीचे आ चुका है, 1280 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो खैर निफ्टी काउंटर है, एनालिस्ट को पसंद ही हैं बड़े आईटी स्टॉक्स, लेकिन अगर इनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म नज़रिया है तो फिर स्नेहा आप सजेस्ट करिए। इस वक्त तो इनको नुकसान हो रहा है इस शेयर पर, क्या करें, कितना समय देना चाहिए जिससे इनके जो लेवल्स हैं 1400 के आसपास के वो वापस से कब तक दिख सकते हैं? अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा हायर लाइक ओवरऑल एक बेस फॉर्मेशन जरूर हुआ है 1200-1220 के आसपास, वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। बट आई थिंक जो काइंड ऑफ जिस तरह की ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए अभी भी वो थोड़ी सी मिसिंग है। हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अगर ये लॉन्गर रन के लिए अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है अराउंड 1246-47 के आसपास, तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें, एक चांस दीजिए। 1246 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 1330 क्रॉस करता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो आई थिंक यहाँ से स्ट्रेंथ फिर से आ जाएगा और यू कैन एक्सपेक्ट करके कि उनके जो बाइंग लेवल्स है वो उनको मिल जाएंगे। जी, इस स्टॉक को ओवर लेवल्स जल्द ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है राय इन्फोसिस पर। एक छोटे से प्रोग्राम से व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है और इनके पास है सीजी पावर के शेयर 2751 66 रुपए के भाव पर। सीजी पावर, इस पर अभी अविनाश जी आप ही राय दीजिए। ये शेयर इन्होंने लिया है 66 रुपए के भाव पर और इसका जो फिलहाल प्राइस है वो है 376 रुपए का। काफी ज्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है, इनके भाव से तो 5 गुने से भी ज्यादा हो गया है। क्या सलाह होगी आपकी, क्या अभी इसमें निवेशित रहें क्योंकि मुनाफा काफी ज्यादा हो रहा है, या फिर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट चेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा? नहीं, बिल्कुल अभिषेक देखिए ये कंपनी अभी एक गुरुगोप्पा ग्रुप कंपनी बनी है और बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छी तरह से टर्न अराउंड इस कंपनी के मैनेजमेंट ने किया है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है, प्लस जिस प्रकार से मैक्रो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्डर बुक तो इनकी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। मेरे ख्याल से आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन जैसे आपने कहा, मुझे भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही निचले लेवल पे स्टॉक खरीदा है। काफ़ी अच्छा बड़ा मुनाफा ये बना चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 25-30% ये अगर बेचते हैं तो इनका पूरा कैपिटल कॉस्ट निकल जाएगा और बाकी के शेयर्स फ्री हो जाएंगे। तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि आने वाला साल 1.5 साल मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आपको FY 24 और 25 में देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने की राय, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ठीक है, तो कंपनी के प्रमोटर बदले हैं लेकिन इसके फॉर्च्यून भी और ज्यादा यहां से बदलेंगे और आपको इसमें निवेशित रहने की सलाह है। इंस्टाग्राम से मुकेश का सवाल लेंगे। मुकेश ने अपना सवाल जो भेजा है वो है यूनियन बैंक के बारे में। 100 शेयर इनके पास है 73 रुपए के भाव पर। अब यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, जितने ये छोटे साइज के थोड़े से मिड कैप PSU बैंक्स थे, हमने अच्छी रफ्तार देखी थी 2022 में और 73 रुपए के भाव पर इनके शेयर हैं। आज थोड़ा सा इसमें एक प्रेशर जरूर है, लेकिन 70 रुपए के प्राइसेस के आसपास ये चल रहा है, थोड़ा ऊपर से नीचे आया है। इस पर स्नेहा क्या व्यू होगा आपका यूनियन बैंक के बारे में? क्या ये मान के चलें कि अभी जो कंसोलिडेशन वाला फेज है हाल फिलहाल ये छटेगा या फिर थोड़ा समय देना पड़ेगा? अभी अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट हायर अगर आप लोअर लेवल से देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है अराउंड
68 के आसपास, तो आई वुड से करके जब तक 68 को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस इसे होल्ड करें। एक बार इसमें अपसाइड में आप जो लेवल वॉच करना चाहिए दैट इज अगेन उनके जो बाइंग लेवल्स है 73.5, ये लेवल्स क्रॉस होते हुए इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं करके कि इमिडिएटली आपको कुछ मोमेंटम दिखा, थोड़ा समय और आपको देना पड़ेगा इसमें, और फिर जाके मे बी आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक स्टिक स्टॉप लॉस अभी के लिए आप 68.5 का लगा के होल्ड करें। ठीक है, 68.5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है यूनियन बैंक के शेयर में, और इसमें आप बने रह सकते हैं। एक छोटा सा दीप, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे दो इंक्वायरी है। एक तो इजी माई ट्रिप 1111 शेयर है सर 46 पे। 46 पे इजमेर ट्रिप है जी, 1111 शेयर है। और सर ठीक है, शिवा एग्रो है सर 85 पे 500 शेयर। शिवा एग्रो के 500 शेयर हैं 85 रुपीज के भाव पर। ठीक है, ये आपने दोनों शेयर संदीप लिए कब थे? सर 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, जी ठीक है। अविनाश जी, शिवा एग्रो इसके बारे में आप जानकारी दे पाएंगे क्या? क्योंकि देखिए छोटी साइज की, बहुत ही छोटे साइज की इनफैक्ट कंपनी है ये, और लगातार इसको हमने गिरते हुए देखा है। अब तो ये काफी नीचे आ गया है, 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका भविष्य आपको कैसा दिख रहा है और क्या सलाह देंगे? और ये भी सलाह दीजिए कि इतनी छोटी साइज की कंपनियों में जहां पर स्केल को लेकर, विस्तार को लेकर शायद दिक्कतें हो सकती हैं, निवेशक इससे आगाह भी रहते हैं, तो ऐसी गलती कैसे हो जाती है आखिर? अविनाश जी, ठीक है, अविनाश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्नेहा से व्यू लेंगे। स्नेहा, आप शिवा एग्रो पर आप व्यू दे पाएंगे क्या? 85 की खरीद है, 68 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और लगातार हमने शेयर को गिरते हुए देखा है। पिछली अगर आप देखते मैं इतना ट्रैक नहीं करती हूँ, थोड़ा स्मॉल साइज है तो इतना व्यू नहीं शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, छोटी साइज का है। देखिए संदीप, आपको इसी से थोड़ा सा सेंस जरूर लेना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिर इतनी छोटी कंपनी। संदीप, अगर आप फोन लाइन पे हैं तो आप ये बताएंगे कि आपने किसी के रिकमेंडेशन पर ये शेयर लिए, किसी दोस्त की सलाह पर, किसी एक्सपर्ट की सलाह पर, या फिर कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्डेड मैसेज कई बार आते हैं, उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं? संदीप, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, किसी कोलीग ने कहा था सर, उसके कहने पे लिए थे सर। तो कलीग से आपने बाद में पूछा आपने कि क्या बता दिया भाई ये? पूछा, वो कह रहे मैं आप फंस गई हूँ जी। देखिए ठीक है, थोड़ा दुख होता है संदीप कि लोग उम्मीद लेके शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, लेकिन दुख इस बात को लेकर भी होता है कि बिना पढ़े लिखे किसी की सलाह पर कई बार वो बहुत करीबी होता है। लेकिन आप देखिए, ये आपके सामने उदाहरण है कि आपने फिर से पूछा होगा कि अब क्या करें, तो बोला कि मैं खुद भी फंस गया। अविनाश जी, शिवा एग्रो आपने नाम सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना था। बहुत छोटी कंपनी है ये, 100 करोड़ से भी कम का इसका मार्केट कैप दिख रहा है, और 85 रुपए के शेयर है संदीप के पास 530 की संख्या में, और शेयर भाव अब हो गया है 68 रुपए। नहीं, इनफैक्ट अभिषेक जी देखिए, ये काफी माइक्रो कैप स्टॉक है। और दूसरी बात ऐसा नहीं होता ना यार। को यही सुझाव दूंगा कि देखिए, ऐसे एकदम छोटी कंपनीज में निवेश ना करिए जहाँ पे स्केलेबिलिटी का इशू होता है, प्रमोटर अननोन होता है। यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इन्होंने इनके फ्रेंड के एडवाइस पे लिया था। अगर ये फंडामेंटल्स देखते तो शायद ये शेयर वो खरीदते ही नहीं और इनका नुकसान भी ना होता। मेरी राय में देखिए, अभी जो भी पैसा बनता है, अभी 68 रुपए चल रहा है, जो भी पैसा बन रहा है उसको निकाल दीजिए और कोई दूसरे विकल्प में पैसा डालिए। बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, और एक प्रूडेंट इन्वेस्टर वही होता है जो अपना लॉस काट के स्मार्टली दूसरे कोई विकल्प में पैसा डाले, जो कि उनका लॉस वो यहाँ से कम करे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए और ऐसी गलतियां फ्यूचर में ना करे। क्वालिटी बिजनेस और क्वालिटी प्रमोटर के साथ ही निवेशित रहिए। है वो है विप्रो का बायबैक। बायबैक आज खुल गया है और इस बायबैक पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बायबैक की डिटेल, और इसमें अगर आप आवेदन करते हैं, अपने शेयर टेंडर करते हैं, तो कितने शेयर कंपनी की तरफ से स्वीकार होने की, यानी कि एक्सेप्ट होने की संभावना है, इसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए डिटेल्स क्या हैं? अगर कोई टेंडर करता है, कोई निवेशक जिनके पास विप्रो के शेयर हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है और इससे क्या प्रॉफिट होगा, कितना होगा?
तो विप्रो का जो बायबैक है वो आज ओपन हो रहा है, तो अगर किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये आज हम आपको लिंक में बताएंगे। बट याद रखिएगा कि अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो आप ये बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स थे तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अभी जो बायबैक आज खुल रहा है वो जून 29 तक खुला रहेगा। प्रमोटर जो करीब 73% स्टेक ओन करते हैं कंपनी में, वो भी बायबैक में हिस्सा लेने वाले हैं। टोटल बायबैक का साइज है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है और बायबैक का जो प्राइस कंपनी ने फिक्स किया है वो 445 रुपीज़ का है, जो कि 15% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। और अभी जो 12,000 का जो मार्केट टोटल बायबैक साइज है उसमें से जो 15% पोर्शन है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 1800 करोड़ के आसपास होता है। अब अगर आप बायबैक का प्रीमियम प्राइस देखेंगे वो 15% प्रीमियम पे है। उसके सामने अगर आप कंसेंसस टारगेट प्राइस देखते हैं स्ट्रीट का तो वो सिर्फ 1% प्रीमियम पे है। तो किसी भी शेयर होल्डर को ये लग सकता है कि बायबैक में अगर मैं हिस्सा ले लूँ तो मुझे एटलीस्ट 15% ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली में 15% आपको ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप के पूरे शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बायबैक के केस में, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट कंपनी उतना पूरा शेयर्स बायबैक नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ ही हिस्सा उसमें से कंपनी एक्सेप्ट करेगा बायबैक के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 520 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख के नीचे हो जाएगा, तो 520 शेयर्स किसी रिटेल शेयर होल्डर के पास होगा। अब कंपनी के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 23 शेयर्स तो कंपनी को वापस लेने ही पड़ेंगे आपसे। तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो वो 23% का है, बट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 40 to 60% भी हो सकता है। तो तीनों सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स कितने होते हैं ये आपको हम बता देते हैं अभी। अगर 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो आपके रिटर्न्स करीब 4% के हो सकते हैं, और ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी के जो शेयर्स है वो आपके बाइंग प्राइस पे आप वापस बेच सकते हैं मार्केट में। तो जो बायबैक में हिस्सा लेके आपके गेन्स करीब 4% के होंगे। अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है तो आपके गेन्स करीब 6% के हो सकते हैं, और अगर 60% के एक्सेप्टेंस रेशियो तक अगर आपको देखने मिलता है तो करीब 9% के गेन्स हो सकते हैं। तो भले ही प्रीमियम जो है बायबैक प्राइस का वो 15% है, बट पूरा का पूरा 15% आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ही आप रियलाइज़ करेंगे। तो किसी भी शेयर होल्डर को अब क्या करना चाहिए? यूजुअली अगर आप देखिए तो टारगेट प्राइस बहुत ही कम अपसाइड दिखा रहा है, और पास्ट इंस्टेंस में भी अगर हम देखें तो पिछले 4 बायबैक में से 3 बायबैक में तो एटलीस्ट अगले 6 से 9 महीने में जो शेयर प्राइसेस के रिटर्न थे वो 9 to 18% नेगेटिव साइड में थे। तो बायबैक के बाद अगर आप शेयर रखते हैं तो यूजुअली नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं विप्रो के केस में, और एनालिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं है एटलीस्ट आउटलुक को लेके विप्रो के केस में। तो शायद बायबैक में अगर आप शेयर्स टेंडर कर देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, शुक्रिया सोमित। तो कितने शेयर एक्सेप्ट होने की संभावना है विप्रो के बायबैक में, और अगर आपके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो इस पर फायदा कितना होगा, ये पूरी की पूरी जो गुणा गणित है बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए सोमित ने समझा दी है। अविनाश जी, अब आपके पास आएंगे और आपसे सलाह चाहेंगे। अब देखिए, कोई नए शेयर कोई लेगा तो उसको तो फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के बायबैक खुल गया तो जिनके पास ऑलरेडी पहले के शेयर हैं वो टेंडर कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हालांकि जो परफॉर्मेंस रही है विप्रो की, अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें आईटी स्पेस में, तो उनके मुकाबले खराब रही है, बेहतर होगा क्या ये थोड़े से राहत, थोड़े से फायदे की एक समझदारी भरा कदम होगा कि हम अपने शेयर टेंडर कर दें विप्रो के बायबैक में? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जो बायबैक के लिए एलिजिबल है, उनको पूरा का जो शेयर का कोटा है उनको बायबैक में टेंडर करना चाहिए। अभी कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट अगर 25% भी बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो डेफिनेटली इनको एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा 445 का जो बायबैक का प्राइस है। क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमको लग रहा है कि देखिए अगले 3 से 6 महीने तक जो हेडविंड्स है यूएस यूरोप से, विप्रो को दिक्कतें बहुत बढ़ेगी। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी इजाफा होगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शेयर होल्डर्स कैन डेफिनेटली ट्राई टू गिव देयर शेयर्स इन द बायबैक। अभी कितना एक्सेप्टेंस रेशियो फाइनली आता है वो हम आगे देखेंगे, बट अगर 25 से 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो भी एक थोड़ा सा अपसाइड उनको एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आपका कोटा है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और विप्रो के बायबैक में आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपने शेयर टेंडर कीजिए। दरअसल बायबैक का जो मकसद होता है उसके कई सारे मकसद होते हैं। एक तो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को
रिवॉर्ड करने का मकसद होता है कि कंपनी अपने जो फ़ायदे हैं उनके साथ शेयर करे, और उसका ज़रिया होता है बायबैक, क्योंकि बायबैक जो मौजूदा भाव होता है उसके ऊपर के भाव पर आता है। कई बार दिक्कत क्या होती है कि कंपनी को लेकर थोड़ा सा पेसिमिज्म का माहौल होता है, थोड़ा निराशाजनक माहौल होता है, तो उस माहौल को सुधारने के लिए भी कंपनियां बायबैक लेकर आती हैं। तो बायबैक विप्रो का है, आपके पास विप्रो के शेयर हैं, अगर आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं शायद परफॉर्मेंस से, तो आप निश्चित तौर पर इसमें हिस्सा जरूर लीजिए बायबैक में। केरल से मोहन दास का सवाल लेंगे। मोहन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मेरे पास ट्रेंड का शेयर है सर 400। ट्रेंट ट्रेंड लिमिटेड ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंट के शेयर आपके पास हैं 400। भाव? जी सर, ये 25 साल पहले खरीदा था मैंने, 100 बेच के अपनी पैसा तो बाहर कर दिया था। क्या बाकी बेच के मेरे खरीदा पास था सर रखा हुआ आपने? है 4। जी सर, क्या बेच के आपने शेयर खरीदा था ये सर एवरेज प्राइस 90 रुपीज, 10 रुपीज कन्वर्ट करने के पहले गए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके औसत भाव मोहन जी क्या हैं? आपने पैसे जो डिप्लॉय किए उसके हिसाब से औसत भाव क्या हैं? 90 रुपए। 90 रुपए हैं। जी 90 रुपए वाला शेयर है। इस वक्त 1700 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है, और बहुत सही समय से मोहन जी जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत टाइमली है, इनको पूछना चाहिए, पूरा हक है कि अब पैसे का करना क्या है, क्योंकि इनके निवेश से तो ये करीब करीब 20 गुना हो गया है ट्रेंट का शेयर, और प्रॉफिट जो इनका है लाखों में है। अविनाश जी, ट्रेंट मजबूत पैरेंटेज, लेकिन रिटर्न जितने मजबूत हैं उसको देख के कहीं ना कहीं लालच आता है कि अब शायद रहने दें, एक ब्रेक लगा लें और जो प्रॉफिट है वसूल लें। क्या ये ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, इन्होंने 25 साल पहले ये शेयर लिया था। मेरे ख्याल से जो मुनाफा ये इन्होंने बनाया बहुत ही बढ़िया है। 90 रुपए का भाव मुझे लग रहा है बहुत समय तक मैंने खुद देखा नहीं था। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1700 के ऊपर, डेफिनेटली अगर ये चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर इनको थोड़ी सी फंड्स की जरूरत है। लेकिन देखिए, ट्रेंट टाटा ग्रुप कंपनी है, काफी अच्छी तरह से रिटेल के बिजनेस में अभी उन्होंने पैर जमाए, और आने वाले 3-4 सालों के लिए रिटेल बिजनेस जो इंडिया में बढ़ेगा, मेरे ख्याल से बहुत ही दमदार तरीके से बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे अगर नजरिया इनका स्लाइटली लॉन्ग टर्म है, 1.5-2 साल का, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। पैसा तो इन्होंने ऑलरेडी बनाया, लेकिन आने वाले दिनों में शायद और भी ऊपरी लेवल्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड, बट हाँ, अगर इनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना है तो कर सकते हैं, बट पूरी क्वांटिटी ना बेचें। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे शेयर ना बेचें, क्योंकि कंपनी मजबूत है, आपको और रिवॉर्ड्स करेगी। एक बार आप अपना निवेश निकाल लेंगे कंपनी से या फिर थोड़ा प्रॉफिट एंजॉय कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और बाद में इसके और भी आपको फायदे मिलेंगे। अशोक हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। अशोक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? अशोक जी। हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। अशोक जी, काम कीजिए, हाँ सर, टीवी हाँ, सेट आपका जो घर पे है ना उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, फिर आप हमें सुनिए। हाँ, अपना सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। आप आसानी से आपको बढ़िया ढंग से हम जवाब दे पाएंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, ऐसा है सर, मैंने ना नोसिल के शेयर लिए थे 259 में 700। 259 आपने कब लिए अशोक जी शेयर? ये 1 साल हो गया इसको इकट्ठे करते हुए ना। अच्छा, आपने अलग अलग भाव पर लिए हैं? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग भाव पर लिए सर। तो ये आपका एवरेज प्राइस है 268? हाँ जी, हाँ जी, 259 सॉरी 259। ठीक है स्नेहा, नोसिल क्या सलाह आपकी होगी? 199 का इसका लो है, वहां से अब ये 218 रुपए के आसपास है। बहुत ज्यादा कोई हमने एक तरफा चाल इसमें देखी नहीं है। नोसिल, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या भी बने रहे इसमें, समय दें इसको? अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही है, जहाँ पे अपसाइड में 240 के आसपास एक हर्डल है और ऑन द लोअर साइड 210 के आसपास एक सपोर्ट है। हालांकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 200 के आसपास, 200-205 के आसपास। तो आई थिंक थोड़ा होल्ड करना चाहिए अगर उन्होंने समय दिया है इसमें इतना। आई वुड से करके एक 6 स्टॉप लॉस इमीडिएटली आप अराउंड 210 का लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 240 क्रॉस होने पर इसमें चांसेस है करके कि तेजी करके एटलीस्ट आपको 267 268 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट आई थिंक ये कंसोलिडेशन से जल्द ही बाहर निकलना चाहिए।
ठीक है, कंसोलिडेशन वाले फेज में है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से जल्दी ही ये शेयर बाहर निकल जाएगा। गांधीधाम से विजय हमारे साथ हैं। विजय नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं सर? विजय जी, विजय आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए सर। जी जी, आवाज आ रही है मेरी। जी सर, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास एजीएस ट्रांजिट लिया हुआ आईपीओ का होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। आईपीओ वाला है, तो उसमें एवरेज करना है या निकल जाना है? एजीएस ट्रांजैक्ट लिस्टिंग खराब हुई थी और लिस्टिंग से लेकर अब तक जो निवेशक हैं इसमें 65% अपनी पूंजी गंवा चुके हैं और वही स्थिति विजय की भी है, क्योंकि ये भी आईपीओ के ही निवेशक हैं। अविनाश जी, एजीएस ट्रांजैक्ट अगर मैं सही हूं तो क्या ये वही करेंसी मैनेजमेंट वाली कंपनी है क्या? और इस पर जरा राय दीजिए, एवरेज करना सही रहेगा क्या आपको? क्या सलाह देंगे आप इसकी, या फिर बेहतर है कि घाटा बुक करें, निकल जाएं, कोई बेहतर विकल्प तलाशें? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक देखिए, ये कंपनी ने आईपीओ के टाइम से ही इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है। 175 का आईपीओ प्राइस था, अभी 55-60 रुपया चल रहा है। ये कंपनी आपने सही कहा, एक कैश मैनेजमेंट कंपनी है जो एटीएम मैनेज करती है बैंकों की, प्लस इनका टाई अप्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ भी है। बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस मॉडल अच्छा होने के बावजूद नंबर्स में इन्होंने कोई बड़ी बढ़त दिखाई नहीं है। काफी हद तक ये स्टॉक ऊपरी लेवल से पिटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी इस लेवल से कोई बड़ा अपसाइड आए और इनका आईपीओ का प्राइस ये रिकवर करे एटलीस्ट इन द नियर टर्म, लग तो नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में ये चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट है, फेडरल बैंक है। मेरे ख्याल से ऐसे विकल्प में जो भी इनका कैपिटल बनता है, यहाँ पे इनको स्विच करके पैसा बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, और शेयर ये ऑलरेडी आपको रिफ्लेक्ट करके बता रहा है। तो आई वुड से स्विच टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, और थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका लॉस रिकवर होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक बहुत ही दोनों ही अच्छे बैंक हैं। पेरेंटेज इनकी अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट क्लीन है और आगे ग्रोथ की संभावनाएं भी हैं। और अविनाश जी की तरफ से बार बार ये दोनों ही बैंक रेकमेंड होते भी हैं, तो इनमें आप अपना निवेश जो है वो स्विच कर लेंगे, ये बेहतर रणनीति होगी। सुभाष का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए, और सुभाष के पास है इन्फोसिस के शेयर 200 और भाव है 1335 रुपए का। अविनाश जी, इस पर भी आप ही दीजिए। इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि थोड़े मोड़े टेक्निकल बाउंस बैक तो दिख रहे हैं लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी चिंताएं छटी नहीं हैं। अभी भी जो ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर, यूएस में जो प्रॉब्लम्स हैं महंगाई की या फिर थोड़े रिसेशनरी प्रेशर्स भी हैं वहां पर, मंदी वाली, अब उससे तमाम चुनौतियां अभी भी वो कायम है वहां से। आपको लगता है कि इन्फोसिस को अगर समय दें अगर, तो ये ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा इंतजार ज्यादा लंबा करना पड़ेगा इसलिए कहीं और निवेश कर लें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्फोसिस की अगर हम बात करें या सारे आईटी कंपनीज की बात करें, तो कम से कम 6-8 महीने का जो चैलेंजिंग टाइम है वो जारी रहेगा, क्योंकि देखिए अभी भी यूएस और यूरोप से काफ़ी चैलेंजिंग हेडविंड्स आ रहे हैं। ऑर्डर बुक इनफ्लो काफ़ी स्लो है, लेकिन सबसे अच्छी बात, इन्फोसिस अभी भी एक कैश रिच कॉर्पोरेट है, एसेट लाइट मॉडल है, इंडिया में भी उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 में होपफुली यूएस और यूरोप से थोड़ा सा अपसाइड या बाउंस दिखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली तेजी भी उतनी ही प्रोपोर्शन में जल्दी आ सकती है। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि सारे आईटी स्टॉक्स में एक थोड़ा सा स्लो मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये स्टॉक्स थोड़े से रेंज बाउंड रहेंगे। ठीक है, तो रेंज बाउंड रहने की आशंका है, ऐसा अनुमान है अभी हाल फिलहाल आईटी शेयरों की। और हालांकि एक संकेत आज आ जाएगा, उस पर आप ध्यान जरूर रखिएगा। एक्सेंचर के नतीजे आ जाने वाले हैं, तो ग्रोथ को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर कंपनी की तरफ से कमेंट्री क्या आती है, नंबर्स कैसे आएंगी, वो इंडिकेशन जरूर देंगे, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी एक्सेंचर भी है और जो बिजनेस मॉडल है भारतीय कंपनियों से काफी ज्यादा उसका मेल खाता है, तो थोड़े से वहां से एक संकेतक का काम जरूर वो करेगा। हरियाणा से रोशन हमारे साथ हैं। रोशन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के 110 रुपए के भाव पे शेयर है सर। 110 के भाव के शेयर आपके पास हैं रोशन, ये खरीद कब की है आपकी? सर ये मैंने 2 हफ्ते पहले लिए थे, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के सर। 2 हफ्ते पहले? हाँ जी सर। ठीक है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, अगेन अविनाश जी आपसे इस पर राय लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, मार्च में 85-90 रुपए के रेंज में गया, वहाँ से संभलने की कोशिश करके अब ये 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
निवेशित रहें या फिर कोई और राय होगी आपकी? नहीं, यहाँ पे निवेशित रहने की राय रहेगी। देखिए, ये एक बर्गर किंग का ब्रांड चलाते हैं इंडिया में और क्यूएसआर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि देखिए, अगर हम दूसरे प्लेयर्स को देखें तो वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे हमने देखा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी दबी हुई थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया है। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। इन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही ये स्टॉक लिया है, तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनका ग्लोबल पेरेंट है वो डेफिनेटली इंडिया में एग्रेसिवली अपने रिटेल आउटलेट्स बढ़ाने की बात कर रहा है। प्लस ओवरऑल कोविड के बाद यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ्स रखिए, यहाँ पे होल्ड करिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट डेफिनेटली अच्छी कंपनी है जो लॉन्गर टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समय दीजिए, होल्ड कीजिए, आपको बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चर्चा हो रही है तो चीनी कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कंपनियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन में है। क्या कदम उठा रही है सरकार, क्या कुछ कर रही है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या जानकारी निकल कर आ रही है आपके पास? शुगर सेक्टर के लिए ये बड़ी और अहम खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साफ तौर पे कहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो लोन है उसको 30 सितंबर 2023 तक आवंटित कर दिया जाए, और ऐसा नहीं होने पर जिन प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है उसको रद्द भी किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन आवंटित किया गया, उसकी पहली किस्त भी जारी हो गई है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट 2.5 साल के भीतर उसको लगा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो सरकार ने ये कहा है कि अगर आप एलिजिबल भी हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत आपको लोन भी मिला है और किस्त भी जारी हो रही है, तो 2.5 साल के भीतर आपको अपने प्रोजेक्ट को, एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। दरअसल सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो उसका लक्ष्य है उसको तय समय में हासिल करना चाहती है। सरकार की कोशिश ये है कि साल 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। लेकिन इस दिशा में जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई थी ताकि आर्थिक मदद मुहैया कराई जा सके, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला, कई जगह पर जहां लोन की पहली किस्त भी गई है वहां पर ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में वो तेजी नजर नहीं आ रही थी। इसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि एक तरफ तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक लोन आवंटित कर सकते हैं, ये मियाद स्पष्ट कर दी है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर पहली किस्त जारी भी हो चुकी है वहां पर 2.5 साल के भीतर प्रोजेक्ट को लगाना और एग्जीक्यूट भी करना होगा, और ये सब कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय में हासिल करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया समीर। तो सरकार पूरे एक्शन में है और चाहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए, क्योंकि शुगर कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा एथेनॉल का, और उसको लेकर जो भी कवायद है उसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक करने की सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज जो शुगर वाले जो शेयर हैं, बलरामपुर चीनी हो, श्री रेणुका हो, शुरुआत शांत हुई थी लेकिन अभी पूरी मिठास बढ़ गई है। 3.5% ये दोनों ही शेयर ऊपर हैं, और बाकी शेयर जहां पर आप देखते हैं कि एथेनॉल वाला एक्शन ज़्यादा है, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी तेज़ी अब निचले लेवल से आ रही है, 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है। स्नेहा, अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर पर आपसे पूछूं अगर कि टेक्निकली कौन ज़्यादा इस वक्त सेफ और साउंड शेयर है बड़ी कंपनीज़ में, अगर मैं श्री रेणुका, बलरामपुर, धामपुर, इन कंपनियों की अगर मैं तुलना करूं, आपको ज़्यादा मौके कहाँ पर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में? तो हमने अकाउंट में बाय कर पाए। इनफैक्ट इसके आपका डेली चार्ट भी देखें तो प्रिसाइसली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही ये काउंटर रिकवर किया है। आज नियरली 3% ऊपर है, बट इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है अराउंड 427 के आसपास मुझे लग रहा है, बट जिस तरह के वॉल्यूम्स रिसेंटली आ रहा है तेजी कर सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी है करके कि तेजी करके एटलीस्ट आपको 458 457 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो किसी को अभी भी बाय करना है तो आई वुड से इसे बाय करें। आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, बलरामपुर चीनी पर भरोसा है स्नेहा को, लेकिन उत्तम शुगर ये 52 हफ्ते के निचले स्तर, ऊपरी स्तर पर, माफ कीजिएगा, ये शेयर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत इसकी भी शांत हुई थी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, 13.5-14% के आसपास की इसमें इस वक्त हम मजबूती देख रहे हैं। अविनाश जी, एक छोटा सा व्यू आप भी दीजिए, निवेश के लिहाज से आपको क्या लगता है कि
फ्रंटलाइन वाली जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वहीं पर भरोसा करें क्योंकि उन्होंने लगातार अपने रिटर्न से विश्वास भी जीता है, अच्छी कमाई करा के दी है, या फिर कुछ हिडन जेम्स हैं इस सेक्टर में? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि बड़े कंपनीज में फायदा ये होता है कि इनकी एथनॉल कैपेसिटी काफी बड़ी होती है, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, रामपुर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। हमको ये तीनों कंपनीज काफी पसंद है, क्योंकि देखिए अगर हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो 6 लाख लीटर्स का एथनॉल ये दिन में बनाते हैं। अभी और थोड़ी कैपेसिटी है बढ़ाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली अगर एथनॉल की प्राइसिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव होती है, ये 20% का जो टारगेट है 25 तक, ये अगर गवर्नमेंट एग्रेसिवली पुश करती है तो बड़ी कंपनीज को पहले फायदा होगा। लेकिन छोटी कंपनीज में, जैसे आपने उत्तम शुगर की बात की, दूसरा एक विकल्प है बीसीएल इंडस्ट्रीज, वो भी काफी अट्रैक्टिव लॉन्गर टर्म प्लेयर है। तो यहाँ पे भी आपको निवेश का मौका मिलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एंटायर सेक्टर में अगर ये प्राइसिंग बढ़ता है तो डेफिनेटली सारे कंपनीज को अपने अपने कैपेसिटीज के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो बड़े प्लेयर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी कमांड कर। ठीक है, तो जो बड़े हैं वो बेहतर हैं, ये शुगर सेक्टर पर भी लागू हो रही है। और एथनॉल चूंकि कैपेसिटी वाला मामला है इस वक्त, तो बड़ी कंपनियों को एज जरूर रहेगा, ये उनके फेवर में रहेगा। कोलकाता से प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? या मेरे पास 2 शेयर है। एक है आरवीएनएल, 123 रुपया का लिया हुआ है, 1000 क्वांटिटी, 123 का ये लिया हुआ है अराउंड 1.5 months बैक। और एक है यूको बैंक, 2850 का लिया हुआ है, 2500 शेयर्स इन अप्रैल। यूको बैंक आपके पास 28 पर है? 2850 का है। 2850 का है, ठीक है। दोनों ही शेयर इनके भाव के आसपास ही हैं। अगर मैं आरवीएनएल के भाव देखूं तो ये एक रेंज में मैं कह सकता हूं, पिछले महीने 1.5 महीने से रेंज में है। 140 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। लगातार इसने रिटर्न जनरेट करके दिए थे, कमाई कराई थी निवेशकों की, लेकिन अब जो ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एग्जॉस्ट हुए, तेजी पर ब्रेक लगी, क्योंकि वैल्यूएशंस भी थोड़े थोड़े महंगे हो गए थे इसके। इन दोनों ही शेयरों पर स्नेहा आप जरा व्यू दीजिए। आरवीएनएल आपको क्या लगता है कि अब अगर अगले लेग की तैयारी, इसमें तेजी अगर होनी है तो वो लेवल कौन सा होगा जिसके बाद इसमें फिर से तेजी देखेंगे? क्या पुराने हाईज को क्रॉस करेगा तो ही तेजी होगी? लग रहा है कि आ जाएगी, तो आई वुड से करके कि होल्ड करना ही चाहिए, और जो प्रीवियस हाईज है 180 के आसपास उसको भी निकाल सकता है ये काउंटर। एक इमीडिएट सपोर्ट अगर आप बोलें करके तो 162 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है इसमें पोटेंशियल है और ये तेजी कर सकता है। ठीक है, रेल विकास निगम पर ये व्यू। एक आखिरी सलाह आपसे अविनाश जी चाहेंगे यूको बैंक के शेयर पर। देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि जब से अमेरिका में एसवीबी बैंक को लेकर जो संकट गहराया, उसके बाद कहने कि छोटे बैंकों को लेकर थोड़े से सवाल खड़े हुए कि आपको ना बड़े बैंकों को तवज्जो देना चाहिए। जो बात आप चीनी कंपनियों के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, क्या वो सेम हमें लागू कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ निवेश करना ही है तो बड़े बैंकों में करें, या फिर छोटे बैंक अभी ठीक है, वेल प्लेस्ड हैं, इनके 28 वाला शेयर 27 के आसपास है, लेकिन 38 ये ट्रेवल करके आया शेयर ये? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व किया। देखिए बैंकिंग के सेक्टर में भी फ्रंटलाइन बैंक्स में ही अभी आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी तो पिछले 3-4 महीनों से हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म किया है, सारे बैंक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपको बड़ी बैंक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये जो फ्रंटलाइन बैंक्स है ये भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। जब ऐसे बैंकों को अच्छी वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है तो छोटे बैंकों को बढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बैंक तो अच्छा चुना है, लेकिन अपसाइड के लिए आपको काफी समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 13-14%, वो बेसिकली ज्यादातर बड़े बैंक्स को ज्यादा बेनिफिट करेगा उनकी बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए। छोटे बैंकों के लिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ले तो लिया है, बट अगर बड़े बैंक्स में ये निवेश करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा भी अच्छा होगा और काफी अच्छे समय में ये पैसा बना चुकेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो छोटे बैंकों के मुकाबले बड़े बैंक पसंद है। और अगली हमारी जो दर्शक हैं अहमदाबाद से, उनके पास एक बड़ा बैंक ही है। वैदेही हमारे साथ हैं। वैदेही बताइए आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, परचेस है 122 की 500 शेयर है, और पंजाब नेशनल बैंक के हैं, परचेस है 58 की और 1000 शेयर है। और मुझे एक ये चीज पूछनी थी, मेरे पास वार्केश शुगर के भी शेयर है 38 की परचेस के 1000 शेयर, तो मैं उसमें बनी रहूं या फिर बलरामपुर या उत्तम शुगर में
परचेस कर लूँ। वैदेश, सलाह तो यही दी गई है, थोड़ी देर पहले भी अविनाश जी से चर्चा हो रही थी कि बड़ी जो कंपनियां वहां पर आप शिफ्ट कर लें तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी। लेकिन आपके बैंकिंग स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं जरा। बीयूबी आज ये 52 हफ्ते के नए शिखर पर ये शेयर पहुंचा है। 198 रुपये 55 पैसे का भाव इसने आज दिखाया है, 122 के भाव से है। और अविनाश जी, जो आप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स में, तो बीयूबी की जो वैल्यूएशन से अभी भी बहुत ज्यादा आकर्षक हैं। क्या इसमें अभी निवेशित रहें? अभी ये तेजी यही नहीं रुकेगी, अभी और चलेगी? और पीएनबी ये 58 के भाव से इनके पास है, थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन क्या पीएनबी को भी समय दें? बिल्कुल, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लग रहा है कि काफी हद तक इंस्टीट्यूशंस एफआई सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। ओवरऑल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एफआई 23 के लिए रिकॉर्ड किया है और मैनेजमेंट कमेंट्री जो आने वाले साल के लिए वो भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, 12 से 15 महीने। मुझे लग रहा है इकोनॉमी में अगर अच्छे बदलाव आते हैं, इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी का ग्रोथ अच्छा आता है, तो बैंक्स डेफिनेटली इस ईयर FY 24 में अच्छे बेनिफिट करेंगे। डेफिनेटली अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होनी है तो बैंकिंग उससे अछूते नहीं रहेंगी, ये तो तय है। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पूरी चेन जो श्रृंखला बनती है वो बैंकिंग सेक्टर से होकर ही गुजरती है। तो आप समय दीजिए और ये दोनों शेयर आपके ठीक हैं, इनमें आप बने रहिए। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, वक्त हमारा अब यहीं पर समाप्त होता है। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और